नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय स्कूल माय इकोनॉमिक्स में स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ पुनः डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9th की पुस्तक संसाधन के रूप में लोग को पढ़ेंगे। इस पाठ का आधार पीछे जो हमने पालमपुर की कहानी पढ़ी उसी पर आधारित है। जैसे हमने उस पाठ में संसाधन के बारे में पढ़ा और संसाधन में हमने परिभाषा में देखा कि वो कोई भी वस्तु जो मानव के काम आए या जिनका मूल्य वर्धन हो जाता है, आर्थिक रूप से उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। आज हम यहाँ पर मानव को संसाधन के रूप में देखेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ चित्र देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में देश की प्रगति या विकास को दिखाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और दूसरे को आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब अभाव को ख़त्म करके हम विकास या उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप 9th कक्षा में आए हैं। सब बच्चे बड़े होकर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई अपना स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहता है, तो कोई कुछ और। आपके कुछ पड़ोसी या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं होंगे आसपास जो पढ़ना नहीं चाहते। अब आप कल्पना करो, जब आप जिस पद पे जाना चाह रहे हो और वो काम करते हो, तो उसके बाद आप में और वो बच्चे जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनमें, और जो दूसरे बच्चे जो अन्य किसी कार्य में जाना चाह रहे थे, उनमें क्या अंतर आया है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, सभी मानव हैं और सभी संसाधन के रूप में काम करते हैं। इस चित्र में एक बाजार में काम करने वाले लोगों को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो अपनी आजीविका कमाते हैं और किस प्रकार से वो अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ये भी संसाधन ही है। इस चित्र में एक व्यक्ति को भार उठाते हुए दिखाया गया है, लोडिंग करते दिखाया गया है, ये भी संसाधन ही है। और इस चित्र में बैठे व्यक्ति भी मानव संसाधन है। ये सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि ये द्वितीय क्षेत्र में मान सकते हो। वैसे काम इनका सेवा क्षेत्र का ही है, लेकिन इनकी आय, मासिक या दैनिक आय बहुत कम है। तो हम देखते हैं कि संसाधन के रूप में मानव कैसे काम करता है। मानव की जितनी अच्छी शिक्षा होती है, जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य होता है, व्यक्ति उतना ही अच्छा मानव संसाधन माना जाता है। जैसे आपने देखा, एक डॉक्टर, एक आपको पढ़ाने वाला अध्यापक, एक खेत में काम करने वाला श्रमिक, एक दुकान करने वाला आदमी और एक ऐसे ही सामान्य आदमी जो कुछ नहीं करता, और एक बीमार आदमी। सभी मानव हैं, लेकिन इसमें से संसाधन कौन है और संसाधन कौन सा नहीं है। तो बीमार आदमी संसाधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक क्रिया में योगदान नहीं दे सकता। क्या आप बीमार आदमी को किसी काम के लिए बोल सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। तो इसका मतलब वो संसाधन नहीं है जब तक वो स्वस्थ न हो जाए। इसीलिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जरूरी है। अन्य उदाहरणों में आप देखोगे, जिसकी जितनी अच्छी शिक्षा और जितना अच्छा उसका ट्रेनिंग या उसका प्रशिक्षण हुआ है, वो व्यक्ति उतना ही अच्छा संसाधन के रूप में विकसित हुआ है। एक डॉक्टर, एक टीचर एक अच्छा संसाधन हो सकता है, बजाय एक व्यक्ति के जो कृषि क्षेत्र में काम करता है। तो इस प्रकार मानव में जितना ज़्यादा निवेश किया जाए, निवेश का मतलब जब वो बच्चा होता है तब उसकी पढ़ाई पर, उसके खाने पीने पर, उसके प्रशिक्षण पर जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, व्यक्ति उतना ही अच्छा मानव संसाधन बनेगा। तो आशा करता हूँ इस चित्र के माध्यम से आप कुछ समझे हैं कि मानव संसाधन के रूप में कैसे है। संसाधन का मतलब यही होता है कि जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो। अब आदमी जो ज़्यादा कमाता है, आपने देखा होगा दादाजी उसी के साथ रहते हैं। जो बेटा ज़्यादा कमाता है या ज़्यादा अनुभवी है, और जो कम कमाता है उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए ये दोनों मानव संसाधन के रूप में वो कैसे काम करते हैं, यही उसका मोह या दादाजी का साथ रहने का जो इरादा है वो निर्धारित करता है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम, ये पुस्तक एनसीईआरटी हिंदी माध्यम की कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र है, और इसका दूसरा अध्याय है संसाधन के रूप में लोग। ध्यान रहे, यह पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तक पर आधारित है, लेकिन इसकी शब्दावली
या ड्राफ्टिंग मेरे अपने अनुसार की हुई है, इस हिसाब से की है ताकि बच्चे अच्छी तरह से उसको समझ सकें, अच्छी तरह से उसके शब्दों को अनुभव कर सकें और बिना रटे समझकर अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। प्रारंभ में मैं कुछ उन शब्दों के ऊपर चर्चा करूँगा जो आपकी इस पुस्तक के इसी अध्याय में ये शब्द बार-बार आएँगे। जैसे हमने संसाधन के रूप में पढ़ा कि संसाधन वो होता है जिसका आर्थिक मूल्य होता है। अभी हमने जाना कि मानव संसाधन के रूप में कैसे होगा कि जिसका जितना ज़्यादा प्रशिक्षण होगा, जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, वही एक अच्छा संसाधन कहलाए। जब मानव अच्छा संसाधन होता है तो वो अच्छा कमाएगा और कमाएगा तो राष्ट्र के निर्माण में काम आएगा और राष्ट्र के निर्माण में हम मापने के लिए कुछ पैमाना प्रयोग करेंगे। राष्ट्र की आय के रूप में हम व्यक्ति और अन्य संसाधनों का योगदान देखते हैं और इसी को हम जीडीपी के रूप में मापते हैं। जीडीपी होता क्या है? एक देश की घरेलू सीमा यानी एक देश की जो बाउंड्री है या जो सीमा है उसमें उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का यानी जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उत्पादन के साधनों के द्वारा, वो सारा का सारा उत्पादित वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाती है। अब इस जीडीपी में से अगर विदेश के जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनके द्वारा प्राप्त आमदनी को घटा देते हैं और हमारे आदमी जो विश्व के किसी अन्य देश में काम कर रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त आमदनी को जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान रहे दोनों एक वर्ष के लिए निकाले जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक वर्ष यानी वित्तीय वर्ष माना जाता है और वित्तीय वर्ष पूछा भी जा सकता है। ध्यान रहे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है। फिर हमने अगली परिभाषा के रूप में देखा संसाधन क्या है, जिसका कोई आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाता है। जैसे हमने देखा कि बीमार आदमी स्वयं की सेवा ही नहीं कर सकता, वो दूसरों पे भार होता है, तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कार्य करता है, जितना ज़्यादा मुद्रा का अर्जन करता है या पैसे कमाता है, वो उतना ही ज़्यादा संसाधन कहलाता है। अब अगला जो शब्द है वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य की और एक अच्छे संसाधन की निशानी है। कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो हम उसके स्वास्थ्य को देखकर, उसके वजन को देखकर एक भावी अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है या कितना वर्ष जिएगा अगर कोई अन्य घटना न घटे। तो यही जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जो देश जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा, भूखमरी जितनी कम होगी, कुपोषण जितना कम होगा, उस देश की जीवन प्रत्याशा उतनी ही अधिक होगी। शिशु मृत्यु दर क्या है? ध्यान रहे शिशु का मतलब होता है 1 साल से छोटा बच्चा। तो 1 साल से कम उम्र के जीवित बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं? जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उनमें से 5 बच्चों की मौत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर 5 बच्चे प्रति 1000 है। तो इस प्रकार 1 साल में जीवित बच्चों पर प्रति 1000 कितने बच्चे 1 साल पूरा नहीं कर पाते या 1 साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, इसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगला शब्द आता है जन्म दर। जन्म दर क्या होती है? 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मान लो आपके गांव या आपके शहर में 1000 लोग रहते हैं, महिला और पुरुष दोनों, और उन 1000 पुरुष पर कितने बच्चे पैदा हुए, इसी को हम जन्म दर कहते हैं। ध्यान रहे हमारी जो जनसंख्या है वो उसकी गणना 10 साल में होती है। तो अगर हम इसी जन्म दर को प्रति साल मापे कि 2020 में कितने बच्चों ने जन्म लिया, 2021 में कितने बच्चों ने जन्म लिया, 2022 में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो वो वार्षिक जन्म दर कहलाती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2011 से लेकर 2021 तक कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो वो 10 के जन्म दर कहलाती है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसी को हम मृत्यु दर कह देते हैं। जैसे आपके गांव में मान लो 15,000 आदमी हैं, महिला और पुरुष बच्चे सब जोड़कर, और उसमें से मान लीजिए 15 आदमी 1 साल में भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो
इसको हम मापने के लिए कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो 15 व्यक्ति प्रति 1000 है। एक शब्द और आता है शुद्ध जन्म दर। शुद्ध जन्म दर का मतलब मान लो 20 बच्चे पैदा हुए और 5 व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब बच्चे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, तो नहीं रहे, तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जन्म दर कितनी है? 15 व्यक्ति प्रति 1000 या 15 प्रति 1000। इन शब्दावलियों के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करता है। कैसे? अभी तक या हम 1990 तक मान के चलते थे कि जो बच्चा होगा वो कुछ खाएगा और इसलिए हमारी दायित्व या हमारी जिम्मेदारी है वो ज़्यादा हो जाती है। सही भी है कि जब बच्चा पैदा होगा तो कुछ खाएगा भी, उसके ऊपर खर्च होगा, शिक्षा का खर्च होगा, स्वास्थ्य का खर्च होगा, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, सब। तो हम कहते हैं कि दायित्व है। दायित्व का मतलब हमारी जिम्मेदारी है। अब हम यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है वो दायित्व नहीं होता है, वो समाज की परिसंपत्ति होता है। परिसंपत्ति मतलब समाज का ऐसा धन जो आगे चलकर समाज को आगे लेके जाएगा। जिस प्रकार से आप सब लोग अभी 9th में हैं, फिर 10th में होंगे, फिर बड़े होकर कुछ जॉब लगेंगे, बड़ी नौकरी लगेंगे, तो समाज के लिए कुछ कमाएंगे और इसलिए आप परिसंपत्ति के रूप में समाज के काम आओगे, समाज को आगे बढ़ाओगे, देश को आगे बढ़ाओगे। तो आप दायित्व नहीं है, आप परिसंपत्ति है। इसलिए आप पर जितना खर्च किया जाता है, चाहे सरकार आपको विद्यालय में फ्री शिक्षा दे रही है, आपके गांव में चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में सरकार टीकाकरण कर रही है, सरकार गर्भवती माताओं को और छोटे बच्चों को खाने के लिए या पोषण के लिए दाल, चावल आदि उपलब्ध करवा रही है, बिल्कुल फ्री। और पिछली कक्षा तक तो आपने भी मिड डे मील या मध्याह्न का भोजन अपने स्कूल में खूब खाया होगा, वो भी इसी का उदाहरण है। वो क्यों खाते हो? वो सरकार क्यों खिलाती है आपको? क्योंकि आप बच्चे हैं और 6 घंटे लगातार पढ़ नहीं सकते, आपको बीच में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाए, इन बच्चों को खाने के लिए भोजन मिले, ताकि इन बच्चों को ऊर्जा भी मिलती रहे, और ऊर्जा मिलेगी तो ये और ज़्यादा पढ़ेंगे, और भूखे नहीं रहेंगे तो ये बच्चे कुपोषित नहीं होंगे, यानी वजन उनका कम नहीं होगा, ये बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आगे चलकर ये एक अच्छा मानव संसाधन बनेगा, और जिसका लाभ ये होगा कि ये सब हमारी परिसंपत्ति बनेंगे, न कि दायित्व। आगे बढ़ते हैं। जब शिक्षा है, उसका प्रशिक्षण है, चिकित्सा सेवा है में निवेश किया जाता है, तो वो मानव पूंजी में बदल जाता है। यानी मानव संसाधन ही क्या है? मानव पूंजी है। और जो जितना अच्छा काम करता है, जितना ज़्यादा कमाता है, वो उतना ही अच्छा संसाधन कहलाता है। लेकिन वो संसाधन बनता कब है? जब उसको पढ़ा लिखा हो। जैसे आपके दादाजी कहते थे ना कि ये मोबाइल ले, ये नंबर लगा के दे, है ना? यानी उसके पास शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा नहीं है तो इसका मतलब वो उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। मोबाइल का जो कार्य करने का तरीका है वो नहीं समझ पाते हैं, और आप समझ पाते हैं, मतलब आपको मोबाइल की शिक्षा है। दूसरा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब किसी क्षेत्र में काम करने के लिए उसको उस कार्यशैली के बारे में बताना प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे विद्यालय स्तर पर आपको कोई खेल खिलाया जाता है, और उस खेल में आपको बताया जाता है कि आप इस प्रकार से खेलो तो आप जीत जाओगे। जब आप खेलते हैं तो आप इस खेल को सीखते हैं, और ये सीखना ही आपका प्रशिक्षण कहलाता है। और तीसरा जो चिकित्सा सेवा है, वह भी मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अगर आपको खेलने के लिए तो कह दिया जाए, लेकिन आप बीमार हैं या आपके पैर की चोट लग गई है, नोज़ पड़ गई है, तो आप कैसे खेलेंगे? लेकिन चिकित्सा के द्वारा आपका पैर ठीक कर दिया गया है, अब आप अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा प्रशिक्षण ले सकते हैं। विद्यालय में जाने से भी नहीं कतराओगे, वरना कहीं कोई बहाना खोजोगे कि आज तो पेट दर्द कर रहा है, नहीं जाऊँगा, तो ऐसे बहाना नहीं होगा। तो आप एक अच्छी मानव पूंजी में बदल जाओगे, और मानव पूंजी में अच्छा बदलेगा, उसके पास ज्ञान का स्टॉक उतना ही अधिक रहेगा। यानी जो व्यक्ति जितना अच्छा मानव पूंजी होगा, उसके पास ज्ञान भी उतना ही ज़्यादा होगा। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी हम देखते हैं कि कोई देश के पास मानव संसाधन कितना है। उदाहरण के लिए भारत के पास सबसे ज़्यादा युवा मौजूद है, यानी युवाओं की आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है चीन के बाद। तो पूरा विश्व भारत की ओर एक आशा से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसके
उसको पता है कि उसके पास युवा है, और युवा है वो मानव संसाधन के रूप में काम करेगा। जब वो पूंजी में बदल जाएगा तो वो उत्पादन और ज़्यादा करेगा। इसीलिए पूरा विश्व हमारी ओर एक अच्छी दृष्टि से देखता है। जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। यानी जो व्यक्ति जितना अच्छा संसाधन होगा, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में उतना ही ज़्यादा योगदान देगा, हमारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को उतना ही ज़्यादा बढ़ाएगा, और जो बीमार होगा वो कैसे बढ़ाएगा। तो इसलिए एक अच्छी मानव पूंजी, एक अच्छा ज्ञान का स्टॉक हमारे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में भी उतना ही योगदान देता है। तो हमें क्या करना है, हमारी जनसंख्या को दायित्व नहीं समझना है, हमारी परिसंपत्ति समझना है। जब विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करवा दिया जाता है तो वो उतना ही अच्छा पूंजी बनेगा, जो भौतिक पूंजी के निर्माण की भांति ही अधिक उत्पादन में सहायक होगा। जैसे हमने पालमपुर की कहानी में पढ़ा, पूंजी और पूंजी के अंदर भी हमने एक भौतिक पूंजी पढ़ा था, एक मानवीय पूंजी पढ़ा था। तो मानव संसाधन है वो कैसी पूंजी है, मानव पूंजी है, और मानव पूंजी जितनी ज़्यादा होगी तो भौतिक पूंजी का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। कैसे, आपके घर में खड़ा हुआ ट्रैक्टर, गाड़ी, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी है, लेकिन इसको बनाया किसने, मानव ने। तो मानव क्या है, मानव पूंजी है, इसीलिए तो उसने इस सबको बनाया है। तो मानव पूंजी जिस देश के पास ज़्यादा होगी उस देश के पास भौतिक पूंजी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैं आपको दो देशों के उदाहरण देता हूँ, एक है अमेरिका, एक है जापान। दोनों के पास मानव पूंजी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अधिक मात्रा का मतलब उनके पास जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनसंख्या का, शिक्षा का स्तर, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य इतना समृद्ध है कि वो लोग अपने देश के लिए एक अन्य देश के नागरिक की तुलना में बहुत ज़्यादा कमाते हैं। वहाँ की सरकारें भी उनको एक अच्छा मानव संसाधन बनाने के लिए उसमें उससे भी ज़्यादा पैसे लगाती है, यानी बच्चे की शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर और उसके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो वो उतना ही अच्छा उस देश के लिए संसाधन बन जाता है। जैसे जापान के पास कोई खनिज संसाधन नहीं है, उदाहरण के रूप में उनके पास लोहा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोहा उत्पादन में विश्व में चौथे नंबर पे आता है या तीसरे नंबर पे आता है। कैसे, क्योंकि उनकी मानव पूंजी इतनी समृद्ध है, उन्होंने ऐसी तकनीकी बना ली है जिसके माध्यम से वो कच्चा लोहा अपने देश में लेकर आते हैं, उसको पिघलाते हैं और लोहा बनाते हैं, और वापस दूसरे देशों में ले जाकर उसको बेच देते हैं और लाभ कमाते हैं। ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि उनके पास भौतिक पूंजी नहीं है, लेकिन मानव पूंजी बहुत ज़्यादा है, और मानव पूंजी ने भौतिक पूंजी का निर्माण कर दिया है। परिणाम स्वरूप वो देश उतना ही ज़्यादा कमा रहा है। अधिक शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय के साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से इसे प्राय देखा जा सकता है। किसको, मानव पूंजी को। यानी जितनी ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्पादन करता है, जैसे आपके पापा महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं, कोई और व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पापा या जो 5 लाख रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति एक अच्छा या कुशल संसाधन है 1 लाख रुपए वाले की तुलना में। ध्यान दें, दोनों संसाधन है, लेकिन जो ज़्यादा कमाता है वो उतना ही उच्च कुशल भौतिक पूंजी, सॉरी, उच्च कुशल मानव पूंजी कहलाती है, और मानव संसाधन भी कहलाता है। जैसे भारत में हरित क्रांति के बाद एक नाटकीय परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, हमारा उत्पादन तीव्र गति से बढ़ गया। ये संभव क्यों हुआ, तकनीकी बदौलत। तकनीकी को ही प्रौद्योगिकी कह देते हैं। इसकी बदौलत इसमें हमारा ज्ञान का निवेश हुआ, और ज्ञान का निवेश होने से प्रौद्योगिकी का ज़्यादा प्रयोग किया गया या तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग किया गया, और भूमि संसाधन से उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर दी गई। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, हमने HYV बीज का प्रयोग किया, खाद का प्रयोग किया, और उच्च गुणवत्ता के बीज का प्रयोग किया। ये सारे जो भौतिक संसाधन है या भौतिक पूंजी है, इसका निर्माण किसने किया था, मानव ने किया। जैसे हमने देखा था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो उनकी बदौलत हमारा उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। वो भी क्या है, मानव संसाधन की ही देन है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, आप कहीं की खबर मिनटों में पढ़ लेते हैं, या तकनीकी का जितना भी ज्ञान है ये सारा सूचना प्रौद्योगिकी का भाग है। भौतिक मशीनरी और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, ये हमने अभी देखा है। कैसे, जिस देश के पास जितना अच्छा मानव संसाधन होगा वो देश उतनी ही ज़्यादा प्रगति करेगा। क्योंकि विद्यार्थियों,
देश के पास चाहे कितनी ही भूमि हो, चाहे कितनी ही भौतिक पूंजी हो, वो देश प्रगति नहीं कर पाता जब तक उसके पास अच्छा मानव नहीं हो। मान लो किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई समझदार व्यक्ति नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक अच्छा संसाधन नहीं है, तो उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए भौतिक पूंजी की तुलना में मानव पूंजी ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि एक डॉक्टर, एक अध्यापक, एक इंजीनियर, एक दर्जी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान देते हैं? सबसे पहले तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ये आप ही की पुस्तक का क्वेश्चन है। ये सब, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो दर्जी हो या इंजीनियर, सभी के सभी मानव संसाधन हैं और ये सभी के सभी भौतिक पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा संसाधन कौन सा है, वो हम इसकी उपयोगिता, इसके प्रशिक्षण पर देखते हैं, या ये व्यक्ति जितना ज़्यादा कमाते हैं, जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, इसी के आधार पर हम इनका मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर, फिर अध्यापक और इंजीनियर, इनमें से कौन सा ज़्यादा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देता है। ये चारों ही सेवा क्षेत्र के भाग हैं, तो जितना ज़्यादा ये योगदान देते हैं वो उतना ही अच्छा संसाधन कहलाता है और ये सारी की सारी परिसंपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में योगदान देते हैं। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। उदाहरण के रूप में, जैसे आप पढ़े और आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बने तो आपने भौतिक पूंजी को आगे बढ़ाने में का योगदान दिया, आप एक अच्छे मानव पूंजी भी है। लेकिन समाज को आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जब आप मरीज को देखेंगे और उसको स्वास्थ्य लाभ होगा और वो व्यक्ति भी अपना योगदान अर्थव्यवस्था में ज़्यादा दे पाएगा, तो आप जो काम करोगे वो क्या कहलाएगा? समाज सेवा कहलाएगी। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ या दर्जी हूँ, सब क्या कहते हैं कि मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये लोग अपनी आय को बढ़ाते हैं, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़ते हैं, लेकिन इनके कार्य से समाज को लाभ होता है, इसलिए वो सामाजिक दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसका कार्य अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति काम नहीं करता, कमाता कम है और खर्च ज़्यादा कर देता है, वह व्यक्ति समाज के लिए भी बुरा है और स्वयं के परिवार वालों के लिए भी बुरा है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा संसाधन नहीं है। जैसे हमारे गांव में या घरों में कहा जाता है ना कि चाम का क्या प्यारा, यानी चमड़ी का क्या प्यारा, काम का प्यारा है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा कमाता है वही ज़्यादा प्यारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व माना जाता रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा, यानी हमने जनसंख्या को बोझ माना। क्यों माना? क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। परिणाम स्वरूप इस जनसंख्या को हमने मानव संसाधन में बदल नहीं पाए, उनको शिक्षा दे नहीं पाए और इसी वजह से हम ये मानते थे कि ये हमारा दायित्व है। लेकिन जब से हमने इसमें निवेश किया है और हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से बढ़ी है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तो अब हम कह सकते हैं कि हम इस मानव को दायित्व में नहीं बल्कि परिसंपत्ति में बदल दिया। अब आप कहोगे बार बार परिसंपत्ति कहने का मतलब क्या है? बच्चों, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो खुद के लिए भी फायदा है, समाज के लिए भी फायदा है और देश के लिए भी फायदा है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा संसाधन के रूप में स्थापित हो जाओगे। अब हम दो उदाहरण लेते हैं कि आदमी संसाधन बनता कैसे है। एक अच्छा संसाधन बनता है, एक थोड़ा कम अच्छा बनता है। व्यक्ति है तो दोनों ही संसाधन है, लेकिन दोनों में कौन सा अच्छा होता है? सबसे पहले हम शकल की कहानी पढ़ेंगे और फिर विलास की कहानी पढ़ेंगे। शकल की आयु 12 वर्ष की है। आप मान के चलो कि छठी या सातवीं के पढ़ता है, उस में जो बच्चा पढ़ता है उसकी आयु का है। उसकी माँ शीला है, जो क्या घर का कामकाज करती है, ये घर का कामकाज देखती है। उसका पिता है बूंटा चौधरी, नाम है उसका, और वो खेत में काम करता है। लेकिन शीला और बूंटा दोनों चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी अभाव है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बेटा पढ़ जाए। तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनके सामने एक समस्या भी है कि उसका जो चाचा है वो मैट्रिक पास भी है लेकिन कोई काम नहीं करता। फिर भी शकल को उसके मम्मी पापा पढ़ाते हैं
विद्यालय में नाम लिखाते हैं, एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, आगे की पढ़ाई करवाई जाती है और वो कंप्यूटर के क्षेत्र में कोर्स करता है और एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक अच्छा संसाधन बन जाता है और वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम लग जाता है, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करता है और इस फर्म को भी लाभ होता है और परिणाम स्वरूप उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसके बॉस या उसका जो बड़ा अधिकारी है वो उसको अधिक वेतन देता है। तो हमने शकल की कहानी से क्या देखा कि माता पिता के प्रयास से बच्चा स्कूल गया, उसने अच्छा पढ़ाई किया और अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा नौकरी पाई और एक अच्छा जीवन यापन कर रहा है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं विलास का। ये भी 11 वर्ष का है, उसी गांव का है, शकल का ही मित्र है, लेकिन विलास के पिता महेश एक मछुआरा है और जब विलास 2 साल का था तो उसके पिता की मौत हो जाती है। अब वो अपनी माँ के साय में जिंदा रहता है। उसकी माँ भी मछलियाँ खरीदती है और पास की मंडी में बेच देती है। वह मछलियाँ बेचकर दिन में 100-150 रुपये कमा पाती है। विलास इस अभाव के कारण एक बीमारी से भी ग्रसित है। उस बीमारी का नाम गठिया है। गठिया बीमारी से ग्रसित है और वो इस विद्यालय नहीं जाता। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर को दिखा नहीं पाती, इसका मतलब चिकित्सा की सुविधा उसको उपलब्ध नहीं है, विद्यालय वो गया नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कुछ समय के बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती है और नहीं रहती है और विलास उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। बाध्य का मतलब विलास मछलियाँ बेचना चाहता तो नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है और वो अपनी माँ की तरह ही कमा पाता है, यानी 150 रुपये कमा पाता है, यानी एक गरीबी के जीवन में जीता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक अच्छा मानव संसाधन के रूप में स्वयं को विकसित करना है, ताकि हम शकल की तरह एक अच्छा रोजगार पाएँ, एक अच्छा काम करें, बड़ी नौकरी पाएँ, विलास की तरह उसी घिसी-पिटी ज़िंदगी के अंदर या जो काम पिता करते थे, पिता की मृत्यु के बाद में मम्मी कर रही थी और मम्मी के बाद में हमें भी ये काम करना पड़े, ऐसा न हो। इसलिए लगातार अपना अध्ययन आपको जारी रखना है। क्या दोनों मित्रों मित्रों के बीच, शकल और विलास के बीच कोई अंतर पाते हैं? वे अंतर कौन-कौन से हैं? ये प्रश्नवाचक। विद्यार्थियों, उपरोक्त कहानी से वीडियो को पॉज़ करके आप स्वयं पढ़िए और थोड़ी देर सोचिए और फिर मिलान कीजिए कि आप कितना समझ पाए। जैसे हमने देखा, शकल को उसके माता-पिता विद्यालय तक भेजते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश विलास के पिता इस दुनिया में नहीं है। फिर हमने देखा कि शकल मेहनत करता है और पढ़ता है और स्वस्थ है, जबकि विलास गठिया रोग से ग्रसित है। शकल के पिता कृषि का कार्य करते हैं और उस विद्यालय भेजने में सक्षम है, जबकि विलास के माता मात्र 150 रुपये कमा पाती हैं और परिणाम स्वरूप उसको शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाती, स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पाती, जबकि शकल स्वस्थ है और विलास गठिया रोग से पीड़ित है। शकल पढ़ाई जी लगाकर करता है, अच्छा पढ़ता है और मम्मी पापा की मदद से वो आगे उच्च अध्ययन करता है और एक इंजीनियर बन जाता है या कंप्यूटर का कोर्स कर लेता है, जबकि विलास ऐसा नहीं कर पाता। शकल के माता पिता भी स्वस्थ है, इसका मतलब ये हुआ वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, जबकि विलास की माँ भी बीमार पड़ जाती है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है, सिर्फ विलास ही होता है और विलास को मजबूरीवश अपनी जो मम्मी के द्वारा मछली का काम है वही करना पड़ता है, उसके लिए वो बाध्य हो जाता है। ये दोनों के बीच में अंतर है। शकल के मामले में कई वर्षों से शिक्षा और उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई है, यानी वो जितना अच्छा पढ़ा और उतना ही ज़्यादा वो निखर के सामने आया, जबकि विलास एक अभाव में जीता रहा और लास्ट में अभाव के कारण ही वह ये काम करता रहा और लास्ट में मछली का काम ही करना उसकी मजबूरी बन गई। तो हम देखते हैं कि मानव संसाधन में शिक्षा, चिकित्सा और सेवा में निवेश आगे चलकर एक अच्छा मानव संसाधन बना देता है। जैसे आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे पढ़े हुए हैं, तो आप आगे चलकर एक अच्छे मानव बनेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ोगे तो समाज पर भार कम होगा, बीमार नहीं पड़ोगे तो आप काम करोगे और काम करोगे तो समाज के लिए, खुद के लिए एक अच्छा प्रतिफल जनरेट करोगे या फिर ज़्यादा पैसे कमाओगे या ज़्यादा कार्य करोगे, उत्पादकता को बढ़ाओगे। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा ही हम एक अच्छा श्रम बना सकते हैं। यह भी देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, यानी जो मम्मी पापा पढ़े हुए हैं वो तो अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो गरीब होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा और यहाँ विलास की कहानी में भी देखा कि वो स्वयं अभाव में जीते हैं और बच्चों को दायित्व ज़्यादा समझते हैं, परिसंपत्ति कम समझते हैं, जबकि शिक्षित माता पिता परिसंपत्ति ज़्यादा समझते हैं।
अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्वास्थ्य की पूरी ध्यान रखें, तो वो एक अच्छा मानव बन जाता है। इसलिए एक अच्छा सर्किल भी या एक अच्छा चक्र बन जाता है। एक अच्छा चक्र का मतलब हुआ, पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, परिणाम स्वरूप वो एक अच्छा मानव पूंजी बनेगा। फिर अच्छा मानव पूंजी बनने के बाद जब वो बड़ा होगा तो वो खुद भी अच्छा माता पिता बनेगा। वो भी अपने बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाएगा, और ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देगा, और ज़्यादा खान पान पर ध्यान देगा, और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। फिर उसकी पीढ़ी और आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आपने अपने गाँव में देखा होगा कि जो शिक्षित परिवार है, यानी जिसके दादा पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे भी पढ़े हुए हैं, वो उतने ही ज़्यादा स्वस्थ है, ये आपने देखा होगा। लेकिन एक गरीब के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। चक्कर तो ऐसा ही होता है, लेकिन उसके परिणाम उल्टे शुरू हो जाते हैं। जैसे माता पिता गरीब हैं, परिणाम स्वरूप बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, गरीबी के कारण उसको पूरा खाद्यान्न नहीं मिलता, वो कुपोषित हो जाता है, और कुपोषित हो जाता है तो वो समाज पर भार बनता है, और फिर वजन कम रहता है, वो फिर वापस गरीबी में जीता है और गरीबी में ही पलता रहता है। फिर जो इसका बच्चा पैदा होता है वो भी गरीबी में ही पलता जाएगा। इस प्रकार से जो चक्र बनता है उसी को हम एक दुष्चक्र कह देते हैं। ध्यान रहे, ये फर्क शिक्षा का और स्वास्थ्य का है। जैसे हमने पहले एक जापान का उदाहरण लेकर देखा कि जापान में किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, यानी वहाँ पर भूमि ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं। इसके बावजूद भी एक अच्छे मानव संसाधन के कारण जापान इतना प्रगति कर गया कि वो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हमने अभी जीडीपी कहा था, जीएनपी कहा था, के मामले में भारत से भी आगे है। उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, किसके पास? जापान के पास। लेकिन फिर भी वो विकसित और धनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास मानव संसाधन बहुत अच्छा है। वे कैसे धनी या विकसित बने, यानी जापान इतना धनी और विकसित कैसे बना? उसने मानव पूंजी में निवेश किया, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और भौतिक पूंजी की तुलना में मानव पूंजी को समृद्ध किया, और फिर मानव पूंजी ने भौतिक पूंजी का निर्माण किया, और जापान विकसित हो गया। फिर पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, और हमने देखा है वे विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में हम बांट के देखते हैं। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, हम उत्पादन या हमारी अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सारे कामों को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने उत्पादन के संसाधन को 5 भागों में बांटा था, हम आर्थिक क्रियाकलाप को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक, फिर द्वितीय, और फिर तृतीय। कैसे? प्राथमिक क्रियाकलाप में वो काम आते हैं जो किससे संबंधित होते हैं? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी यानी पेड़ पौधे से संबंधित काम, गोंद तोड़ना, पत्ते तोड़ना, खेजड़ी की लकड़ी तोड़ना आदि, खनन और उत्खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। हम आर्थिक क्रियाकलापों को 3 भागों में बांट रहे हैं, और अभी हमने प्राथमिक क्षेत्र में देखा। एक बार समझ लो, इन सभी क्षेत्रों में किया जाने वाला कार्य से हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे हमने कृषि में देखा तो हमने खाद्यान्न यानी गेहूं, चावल, चना आदि पैदा किया। हमने वानिकी में देखा तो हमने पेड़ पौधे लगाए, गोंद, फल आदि प्राप्त किया। पशुपालन में हमने देखा तो दूध है, मांस है। मत्स्य पालन में हमने अंडे को देखा, सॉरी मछलियों को देखा, और मुर्गी पालन में अंडे को देखा। खनन और उत्खनन में हम बहुत से खनिज हमारी भूमि से खोदकर बाहर निकालते हैं, सोना है, चांदी है, पेट्रोल है आदि, ये सारे प्राथमिक उत्पाद हैं। द्वितीय उत्पाद में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। निर्माण और विनिर्माण में क्या फर्क है? अगर हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किसी भी साधन को मूल्य बढ़ा देते हैं तो विनिर्माण कहलाता है। उदाहरण के रूप में आपने कृषि में आलू बोया, प्राथमिक उत्पाद है। अब द्वितीय क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो इसी आलू को क्या करेंगे? इसकी चिप्स बना देंगे, तो ये द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद हो गया, यानी विनिर्माण हो गया। अब आप बताओ, आलू का भाव क्या है और चिप्स का भाव क्या है? आप कहोगे आलू गांव में 10 से 20 रुपए किलो मिल जाते हैं, क्या चिप्स आपको 10 से 20 रुपए किलो मिल जाएगी? नहीं। तो एक पैकेट जिसका वजन 50 ग्राम से कम होता है, 10 रुपये से 20 रुपये लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आलू को और अधिक
अच्छा बनाया गया और इसी को हम विनिर्माण कह देते हैं। कृषि से हमें कपास मिला, कपास से हमने धागा बनाया और धागे से कपड़ा बनाया, विनिर्माण कहलाएगा। गेहूं के आटे से बिस्किट बनाया, विनिर्माण कहलाएगा। अब ध्यान रहे, पहले क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में कोई वस्तु बन रही थी और दूसरे में उसका मूल्य ही बढ़ाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। खनन और उत्खनन से पत्थर निकाले और घर बना लिया। घर बनाना निर्माण कार्य है, सड़क बनाना निर्माण कार्य है। तो इस प्रकार से उनका मूल्य बढ़ गया है। पत्थर या ईंटें आपको सस्ती मिलती है, लेकिन घर महंगा मिलता है। आलू सस्ता मिलता है, जबकि चिप्स महंगी मिलती है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब तीसरा, जिसमें कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवा बेची जाती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मानव संसाधन, और मानव संसाधन जितना अच्छा होगा, सेवा क्षेत्र में योगदान उसका उतना ही अच्छा होगा। आप पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, मरीजों को देखते हैं, सेवा क्षेत्र है। बैंक में नौकरी करते हैं, सेवा क्षेत्र है। पढ़ के अध्यापक बनते हैं, सेवा क्षेत्र है। आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर टूरिस्ट गाइड बनते हैं, सेवा क्षेत्र का हिस्सा। तो तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सेवा का। जैसे आपका अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, तो क्या आपको कोई वस्तु जैसे प्राथमिक क्षेत्र में थी वैसे दे रहा है? नहीं। क्या कोई वो वस्तु को बदल रहा है? नहीं। तो अपनी सेवा दे रहा है और सेवा के माध्यम से आपको अच्छा मानव श्रम बना रहा है। जैसे आपको पढ़ाया, आपने पहले में कई कबूतर सीखा, तीसरी में आते आते किताबें पढ़नी सीखी, गणित सीखा, और अभी आप 9वीं में आ गए हैं और अब आप मानव संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हाँ बेटा, अब दूसरा ये कि जो कार्य किया जाता है उसमें महिलाओं और पुरुष के साथ विभेद भी किया जाता है। जैसे महिलाओं को पारिश्रमिक कम दिया जाता है और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है, महिलाओं को काम से हटा दिया जाता है, अगर वो किसी संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन पुरुषों को नहीं हटाया जाता। आपने ये भी देखा होगा कि काम की प्रकृति की अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार वेतन भी अलग अलग दिया जाता है। महिलाओं को वेतन कम दिया जाता है, चाहे काम पुरुष और महिलाओं का एक ही हो। तो हम कह सकते हैं कि ये कानूनी सुरक्षा के अभाव के कारण महिलाओं का जो परिश्रम होता है वो चाहे पुरुष से ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन हम ये और हमारा समाज उसको कम करके आंकता है। ये हमने इस पैरा में पढ़ा है। इसके साथ ही इस पाठ को हम यहीं विराम देते हैं, बाकी का अगले अध्याय में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको अच्छा समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे से ऐसे ही वीडियो और देखते रहना और जमकर पढ़ना। धन्यवाद।